ठीक है, बाकी अभी कोई और भेज दे रहा है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आज का लेक्चर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वही एक टॉपिक पढ़ते हैं, अभी इन चीजों पे आएंगे कि हम इनमें से क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इस चीज को देखो, मैंने ये डिस्कशन लेक्चर 5th में किए थे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक रॉड को लिया था, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज था, उसकी एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लेक्चर 4th में। ठीक है, फिर हमने स्ट्रेट वायर पे परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाला था। हमने रिंग की वजह से चार्ज निकाला था। याद है सब चीजें जो बच्चे थे? यस मैम। ठीक है, आज जिन बच्चों का लेक्चर 5th वो जो भी पोर्टल का लिंक है उस वजह से नहीं ज्वाइन हो पाया था, कोई इशू नहीं है। आज का आप ये वाला टॉपिक समझना, लगभग लगभग ऐसी ही चीजें हमने पहले डिस्कस की है। ठीक है, तो इट वुड मेक सेंस टू यू इवन नाउ, और जब भी आप वो लेक्चर देखोगे तब भी आपको समझ आएगा। अब देखो, हम ना एक डिस्क बनाते हैं यहाँ पर। Just give me a second. देखो, हमने एक डिस्क बनाई। अब बेटा डिस्क कैसी है? वो प्रॉपर सॉलिड है, राइट? यहां तक इस तरह से फिल्ड है प्रॉपर। अब इसकी ठीक सेंटर से एक पॉइंट P है विच इज x डिस्टेंस अवे। ठीक, अभी जो डिस्क है ना बेटा, इस पे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मेरा कंसर्न ये है कि इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चीज समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे एक नॉर्मल मतलब बताऊं तो एक बात बताओ, एक डिस्क को मैं ये मान सकती हूँ कि वो नंबर ऑफ रिंग से कंसिस्ट है? बहुत छोटी यस मैम। बहुत पास यस मैम। डिस्क बन गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स। अब मैंने क्या करा, देखो एक और चीज आपको गिवन है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ कि रेडियस है इस डिस्क का कैपिटल R। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर एक छोटी सी रिंग कट करी dr थिकनेस की। सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक छोटी सी रिंग मैंने कट करी dr थिकनेस की। ठीक, रिंग हमने कट करी है। अब बेटा एक बात बताओ, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पे, ये हमने डिस्कस करा था, है ना? हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट सर्टेन पॉइंट वुड बी KQX x² + r² का होल 3/2। वेरी गुड, ये चीज हमने डिस्कस की थी। अभी छोटी सी रिंग है तो इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छोटे सा चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, राइट? हाँ या ना बोलते चलो। देखो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों के लिए, जिसको लास्ट लेक्चर मिस हो गया था टेक्निकल इश्यूज की वजह से। एक बार देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, कंसिडर अ रिंग एट r radius and of dr thickness। तो बेटा इस छोटी सी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, सही बात है। अब मेरा एक कंसर्न है और वो ये है कि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो K कांस्टेंट, X कांस्टेंट और R कांस्टेंट है ना। इसमें DQ वेरिएबल है फिलहाल तो, पर DQ को मुझे समझ में नहीं आता मैं DQ को कैसे इंटीग्रेट करूं। तो मैंने आपको एक बार लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था। यस मैम। आज मेरे पास सरफेस है तो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? कोई बड़ी बात नहीं, एरिया वाला। बिल्कुल इसको बोलेंगे, देखो सिंपल है, चार्ज अपॉन एरिया। मैम सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया। एरिया में कितना चार्ज है, दैट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैंने अभी आपको बोला कि इस डिस्क पे ये जो प्लस Q चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सिग्मा इज अ कांस्टेंट, राइट? आप ऐसे लिख सकते हो क्या?
कि dq is equals to sigma times of dA? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब एक बात बताओ, dA क्या है? लेंथ इनटू थिकनेस। Yes, ma'am. किसी भी रिंग का रेडियस, सॉरी सर्कमफ्रेंस जो होगा वो ये हो सकता है 2 पाई इंटू रेडियस, और उसकी थिकनेस दिया तो ये एरिया आ गया ना। Yes, ma'am. अब आप डी क्यू का ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, बता दिया जाएगा। मैम एक बार ये दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला चीज बेटा? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस मैम। ठीक है, देखो एक मैं सिंपल चीज बताती हूँ, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, राइट। 1 डायमेंशन में आपके पास एक लाइन आती है, 2D में आपके पास सरफेस आता है, और बेटा 3D में आपके पास वॉल्यूम आता है, राइट। यस मैम। यस मैम। जब भी मुझे एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म समझते हो ना कि इक्वली, इक्वल डेंसिटी, इक्वल अमाउंट, इस तरह से वो इवनली स्प्रेड है, तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना और वो 1D है, तो मुझे लीनियर चार्ज की जरूरत पड़ेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? अगर हम नॉर्मल पढ़े तो मास पर वॉल्यूम, Mass per volume. डेंसिटी का मतलब वही होता है, कोई भी क्वांटिटी किसी एक जिस भी एट्रीब्यूट में आप मेजर कर सकते हो उसके अबाउट कैसे मूव, मतलब कैसे वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम लाइन के लिए क्या मेजर कर सकते हैं? सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो बस चार्ज अपॉन लेंथ आ गया, इसको आप बोल दोगे लैम्डा। जब सरफेस की बात करेंगे तब आपके पास आ जाएगी बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। फटाफट से ना, जब मैं इसको बताना है बंद कर दूं तो ये वाली चीज लिख लेना, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगी। सिग्मा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। और वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। यानी कि बेटा इसको बोलते हैं रो, रो चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक। ये चीजें हैं, अभी समझ में आ गया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. इस चीज को नोट कर लो, नोट करना है तो then I will erase this portion. फिर मैम इसी से ये वाला फॉर्मूला आया सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। हाँ देखो, अब आप चार्ज चाहे तो पूरी डिस्क का कंसीडर करो तो आपको पूरी डिस्क का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। आप छोटा सा रिंग का चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो आपको छोटी सी रिंग का एरिया ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मतलब एक कॉमन सेंस है कि हम रेशो जितने का लेंगे चार्ज का उतने का एरिया लेना पड़ेगा, जितना एरिया लेंगे चार्ज लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये तो। अब देखो DQ लिख दिया हमने सिग्मा DA, ठीक है। DA क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे निकालते हैं ना एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, और एरिया मतलब दूसरी चीज हो जाएगी थिकनेस, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। हो गया, इसको हटा दो। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम करो आप, सिग्मा का वैल्यू ना, ये जो DQ का वैल्यू है इसको D की एक्सप्रेशन में रखो और देखो कुछ कर सकते हो क्या वहाँ पे। संडे को टेस्ट होंगे। टेस्ट में डाइपोल भी आएगा। हाँ जी बेटा, किसी का माइक ऑन रह गया है, साधना माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। मैम हाँ एक बार जी। ये टैग पे स्लाइड दिखा दो। ये वाली राइट? यस मैम। हाँ देखो, जो संडे को टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल तक आएगा, ठीक है। वो आपका आज कवर हो जाएगा, और फ्राइडे को मैं उसके कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगी आपको, तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बट अभी तक क्या करो, उसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से देख लो, क्वेश्चंस अच्छे से लगा लो, ठीक है। That would help you. क्या बेटा? फीस भी मिलेंगी। हाँ तो DPPs देखो कुछ कुछ PDFs के एंड में है, जो आपको नोट्स मिलते हैं उनके एंड में देखा करो, DPPs होती हैं, कुछ कुछ में है कुछ कुछ में नहीं है। जहाँ ऑब्वियसली DPP लाइक क्वेश्चंस निकल पाएंगे उस वाले टॉपिक्स में डाल रखी है। एक पीडीएफ में दे दे, हमारे जैसे केमिस्ट्री वाले सर ने ना एक पूरे पीडीएफ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डाले काफी सारे, तो वैसे मिल सकते हैं उसमें ना। फिर हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर नीचे लास्ट में आंसर देख लेते हो ना, वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, आई विल ट्राई टू डू दैट, बट जो ऐसा है कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस यू कि मैं कल ही दे दूंगी,
ठीक है, एक दिन का थोड़ा सा ऑफ मिले तब मैं वो चीजें मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन पैक्ड है। ठीक, ओके। अब हम डी की बात करते हैं। तो डीई क्या हो जाएगा कि डी क्यू की जगह आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब एक बात देखो, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट। जो कांस्टेंट नहीं है वो यहाँ रख लो। आई नो 2 भी कांस्टेंट है, बट किसी रीजन की वजह से कांस्टेंट नहीं है। हाँ, बट किसी रीजन की वजह से वो यहाँ पर है। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये आर स्क्वायर ना रिंग की वजह से चला था, जो रिंग का फॉर्मूला था, बट यहाँ पे आपने जो रेडियस ली है वो स्मॉल आर है, राइट? वो ऐसे आ जाएगी। अब ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं है ब्रैकेट के अंदर। अब बेटा एक बात देखना, ये चीज ना आप अभी 12th में आगे पढ़ोगे मैथ्स के अंदर, फिलहाल बस एक छोटी सी बात समझ लो। अगर मुझे ऐसा कोई इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए, तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, देखो केस कौन सा समझना ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो डिनोमिनेटर में आर की पावर है वो है फिलहाल 2, है ना, और न्यूमरेटर में है 1। तो जब भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से पावर ज्यादा हो 1, तब हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं, और वो ट्रिक ये कहती है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना, उसको आप टी मान लो, कुछ भी मान लो, टी वाई यू जो भी तुम्हें मानना है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करना। तो देखो एक्स स्क्वायर का तो से आप सॉल्व कर रहे हो इंटीग्रेशन को, किससे कर रही हूँ? चेन रूल जो लगता है, टी मानते हैं टी की पावर 3/2 को बाय, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है आपने, चेन रूल नहीं होता। चेन रूल इज दिस थिंग कि अगर 2x स्क्वायर है तो इसका आप अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करो, पर अगर डिफरेंशिएशन में आएगा तो वो आ जाएगा, पहले तो 2x आ जाएगा, मतलब 4x, और फिर इस x स्क्वायर का और आगे जाके एक बार हो जाएगा, है ना, वैसे खुलता है वो। लाइक मतलब उसमें दो तीन चीजें होती हैं, ऐसे समझो। जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर है कोई फंक्शन, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार तो आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का चेन रूल लग के 2x और आएगा, तो दिस इज चेन रूल। अपन लोग ने अभी जो करा है वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, इसलिए मैंने वो 2 अंदर ही रखा था। तो अब ध्यान से देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें के सिग्मा पाई एक्स की ट्रेन स्ट्रक हो रखी है मैम। ओके ओके, कोई इशू नहीं। ट्रेन स्ट्रक हो गई। ओके मैम। हाँ जी, मैम आपने कहा था जो ये ट्रिक है मैम कब यूज करने में, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की? 1 ज्यादा होनी चाहिए। यस मैम। मैम की स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी, दोबारा बोल दीजिए। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला था कि यहाँ पे आपने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया और ये आपने ये डी टी का वैल्यू भी निकाल लिया। अब आप इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, हाँ यहाँ पे आप 2r dr की जगह पुट कर सकते हो dt, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हो t, और t की पावर हो जाएगी 3/2। देखो बेटा ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट ये वाला बहुत इजी हो गया। अब आप मुझे बस एक चीज और बता दो कि मैं यहाँ पे r की क्या वैल्यू रखूं कि मेरी इंटायर डिस्क कवर हो जाए। बोलो सत्यम, बोल रहे थे क्या कुछ? नो मैम कैपिटल आर तक। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसे आप रख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ इसे आप रख सकते हो 0 से कैपिटल आर। चलो बढ़िया, लेकिन आप ध्यान रखना आप इस लिमिट को यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपने टी का इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी मैं बताऊंगी कहाँ पुट करना है। फिलहाल आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा टी की पावर -3/2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा टी की पावर -12 डिवाइडेड बाय -12, राइट, 0 से r। सही बात है? Yes,
मैम ये इसका ऊपर वाले का इंटीग्रेशन है। हाँ जी, ओके मैम। अभी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारा आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। क्या बेटा? आर कैसे आया? एक बार फिर से बोलो। आर कैसे आया? ये वाला यस मैम। बेटा ये इंटीग्रेशन की रेंज रखी है। एक बात मुझे आप बताओ, मैंने ये आर क्या लिया था? सेंटर से इस रिंग तक का डिस्टेंस, जो मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी रिंग मानी थी। अब अगर ये कितना वेरी कर सकता है? 0 पे तो ये पूरा सेंटर आ जाएगा और कैपिटल आर पे पूरा डिस्कवर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे पूरा चार्ट चाहिए था ना, इसलिए मैंने 0 से आर इसको इंटीग्रेट करा दिया। ओके ठीक, ठीक है। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए बेटा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1/√t। अब बेटा आप t की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब तो आप इसको रख दोगे √x² प्लस r²। और इसको ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने एक्सप्रेशन वापस r की टर्म में ला दी, अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, पहले नहीं करना, यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2k सिग्मा पाई x, और इसमें आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये बन जाएगा x² प्लस कैपिटल R² माइनस 1/√x²। राइट, स्क्रीन भी चल रही है अभी तक तो। अब बस हमें इसको मैथमेटिकली डील करना है। ये जो माइनस है इसको अंदर भेज दो। यहाँ आ जाएगा 2k सिग्मा पाई x एंड इट वुड बिकम 1/x माइनस 1/x² प्लस r²। ठीक, ओके। यस हाँ, ये मैम। ना? अब इसका एलसीएम ले देंगे ना अंदर वाले का? हाँ, अब देखो एलसीएम लेना तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक काम करो, 1/x कॉमन ले लो। 1/x जब बाहर ले लोगे तब देखना तो थोड़ा और इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। करके देखो ये वाली चीज। मैम जब 1/x बाहर ले लेंगे तो मैम जो रूट का x है तो वो क्या 1 हो सकता है? नहीं नहीं, फिर ऊपर हो जाएगा ना। अगर आपने 1/x बाहर ले लिया तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। यस मैम 1/x। हाँ, है ना? देखो यहाँ हो जाएगा 2k सिग्मा पाई x, आपने अंदर से 1/x बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस माइनस √x² प्लस r²। x अपॉन √x² प्लस r²। ठीक है, मैम जो वो x नीचे से वाला x था वो ऊपर चला गया। नहीं नहीं बेटा, 1/x आपने लिया है ना कॉमन, तो यहाँ तो था ही नहीं ना, तो Yes, 1/x x/x की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी वैसे। तो यहाँ से Okay, ma'am. x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू यही तो होती है, सिग्मा पाई, और 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। मैम स्क्रीन पॉज होगी। हो गई है। कोई नहीं, एक बार आ जाएगी, कोई नहीं, मैंने बस उसका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ही लिखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो बेटा। जैसे कि पाई से पाई कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। ठीक, देखो इन द एंड ऑफ द डे यू कैन रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन। आप बोलोगे तो फिर पूरा डेरिवेशन क्यों कराया? बेटा जरूरी थोड़ी है कि वो आपको डिस्क दे दे, मैं आपको डिस्क पढ़ा के भेज दूं, कुछ भी दे दे। आपको अब तरीका आ गया कि कैसे डील करना है, राइट? यस मैम। नहीं हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा? जो एक्सप्रेशन आई हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और कितना सिंप्लीफाई करोगे? बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, यूज कर लो इसे ऐसे मैम फॉर्म में। जैसे अगर अब इससे आने हो क्वेश्चन डिस्क से, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे या फिर इसमें वैल्यूज रखने के लिए देंगे? वो आपको ना एक मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे चीजें। लाइक क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ वैल्यूज दे के रखेंगे और फिर आपसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला पूछ सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन में ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है, जर्नल एक्सप्रेशन भी पूछी गई है। तो इट वर्क लाइक इन बोथ डायरेक्शन। एक्सप्रेशन भी याद होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी याद होना चाहिए।
ठीक? ओके मैम। ओके, अब एक बार देख लो शांति से, आराम से इस पूरी चीज को, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। हम एक बार ऊपर से दिखा दो। मैम मेरे को ना ये x जो है ना मैम हाँ? 1/x कॉमन निकालने के बाद तो मैम वहाँ पे 1 आना चाहिए, तो x क्यों आ गई, ये कंफ्यूजन है। देखो आप 1/x जब सेकंड वाले पार्ट से लोगे, यस मैम। सेकंड वाले पार्ट में तो 1/x है ही नहीं, वो तो अंडर रूट में है, तो आपको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करना पड़ेगा। इस केस में आपके पास 1/x आ गया और इक्वेशन भी कोई मतलब कुछ खराब नहीं हुई। 1/x आप बाहर लो तो अब ऊपर बच गया ना x। यस मैम, हो गया क्लियर। चलो मैं नीचे करती हूँ। ये वाला पोर्शन और देख लो। मैम एक बार इसके ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। एक मिनट बेटा बस। एक सेकेंड एक सेकेंड। पर आप नोट करो तो नोट करने की टेंशन मत लो, मैं अभी नोट्स अपडेट कर दूंगी। मैंने अभी तक नहीं करे थे, वो इसलिए नहीं करे थे कि आपका नहीं, आपके बैच का नहीं हुआ, ठीक है, पिछले वाले बैच का हो गया था वाला, तो डोंट वरी, मैं अभी अपलोड कर दूंगी। चलो आगे। मैम जैसे जो टेस्ट होगा तो मैम उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करवा दोगे ना? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो मैम मतलब कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप प्रैक्टिस करवाओगे ना क्लास में? मोस्ट वो प्रोबेबली आई क्वेश्चन गेस। नहीं कह रही कि टेस्ट वाले क्वेश्चन करवा दो, वो नहीं कह रही मैम, प्रैक्टिस कह रही हूँ। हाँ, द थिंग इज कि लेट्स सी कि आपकी सैटरडे को, जहां तक मुझे लगता है सैटरडे का ऑफ है। यस मैम Yes, ma'am. ईद है। हाँ, तो तब मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और अगर बोला गया कि संडे होना है ना, तो आई विल डू दैट। मैम शायद कल भी क्लास है फिजिक्स की। हाँ, लेकिन कल हमारा फिर थोड़ा सा टॉपिक के भी क्वेश्चंस कराऊंगे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो मुझे कराने हैं क्लास के अंदर ही, वो भी तो रहते हैं। हमने इंटीग्रेशन करते हुए जो लेट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी टफ है, मेरे को एक एग्जांपल पूछना था। हाँ ठीक है बेटा, यू कैन ड्रॉप दैट इन द चैट बॉक्स, वो इन द व्हाट्सएप बॉक्स। हाँ, अभी एक बार बताओ कोमल, क्या बोल रहे थे आप इंटीग्रेशन का? मैम जो हमने इंटीग्रेशन करते हुए जो लेट करा था x² + r² को t, तो मतलब ये हमें पता कैसे लगता है कि इस टाइम मैंने आपको बताया ना, अगर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से एक ज्यादा है तब आप ये वाली चीज कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर एक कम हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो तो x की पावर n को आप x की पावर n-1 करके लिखते हो, है ना? तो ये चीज जो है ना तब काम आती है। तो आपको क्या है, न्यूमरेटर आपको वो वाली फंक्शन में मिल जाता है जो आप मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इजीली, जैसे हमने कर लिया था, 2r dr मिल गया था ना, ऐसे। ओके मैम। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। अच्छा, अगर क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो तो प्लीज रुक जाना, ठीक है, और पढ़ लेना इसको, अच्छा टॉपिक है। अभी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ना, ये टर्म फेराडे ने दी थी। फेराडे सेड कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलेंगे। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बेटा आपको किसी चार्ज पे कभी आपको स्पेस टाइम में कोई ऐसी लाइन नहीं दिखेगी, है ना? हम इमेजिन करके चलते हैं। इनिशियली चार्ज के ऊपर ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात होती थी तो पहले ऐसे बोला जाता था कि आप ना एरो बनाओ, और जितना लंबा आप एरो बनाओगे इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे, उस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है, ठीक है। फिर आप एरो की जो डायरेक्शन है वो ये बताती थी कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूजुअली ना देखो इस तरीके का डायग्राम बनाया जाता था कि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो एरो जो है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एरो छोटा जा रहा है वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। जितना चार्ज के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा है। लेकिन बाद में ना क्या करा कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिप्लेस कर दिया इस तरह से,
उन्होंने इसे कॉन्टिन्यूस चार्जेस में कॉन्टिन्यूस एरोज बना दिए इस तरह से। अब क्वेश्चन ये था कि भाई चलो डायरेक्शन तो अब भी समझ आ रही है, लेकिन पहले लेंथ ऑफ द एरो बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, अब एक चीज कैसे पता चलेगी? तो उन्होंने कहा कोई डाउट नहीं, अब हम ये चीज डेंसिटी ऑफ लाइन से बता सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस। ठीक, यहां पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, उस बात से आप ये बता सकते हो कि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो अब आप इस केस में क्या बता सकते हो कि जितना आप चार्ज के पास रहोगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है इन कंपैरिजन टू जब चार्ज के दूर चले जाओगे। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से बताया जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्ली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। हम ऐसा मानते हैं कि स्पेस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर हम उसे मूव करवाएं तो। ठीक, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज वुड मूव if we allow to do so। ठीक, ऐसा हम मान के चलते हैं, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, जो मुझे समझानी ही थी, इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैंने लिख के रख लूं ताकि मैं आप लोगों को बस एक्सप्लेन करती चलूं। तो इज दैट ओके? राइट, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बेटा तो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, इस तरीके से बाहर निकल रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनसाइड नेगेटिव चार्ज की तरफ खत्म हो रहा होगा। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्लोज लूप नहीं बनाते। नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है। हाँ, उसमें इनवर्ट जा रही होती है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है वहां पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। आप अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपेल, इसलिए लाइंस जा रही है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे अट्रैक्ट, इसलिए जा रही है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती जाएंगी इन्फिनिटी तक जाएंगी। हाँ, इन्फिनिटी तक जाने के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे उनका इफेक्ट खत्म होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इनवर्स स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, राइट? आया ना? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं। सुना? हाँ बेटा, मैम थर्ड प्रॉपर्टी एक बार और बताना। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी स्पेस में खत्म नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखोगे कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है 1/r स्क्वायर। आपने पढ़ा था ना, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, k/r स्क्वायर। ओके, यस मैम। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी चार्ज से। अब सपोज हमारे पास दो बच्चे हैं, एक है पलक एक है शैली। अब पलक कह रही है कि मैं प्लस क्यू चार्ज से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालूंगी, शैली कह रही है मैं 4 निकालूंगी, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, पर अगर पलक ने प्लस क्यू से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली है तो अब पलक बाउंडेड है कि वो 2q से 4 निकालेगी, 4q से 8 निकालेगी। ठीक है, क्योंकि उसने प्लस क्यू से 2 निकाली है। तो प्लस क्यू से कितनी निकालनी है ये आपकी मर्जी, लेकिन डेंसिटी जो है वो बराबर रहनी चाहिए। अगर शैली 4 निकाल रही है प्लस क्यू से तो वो प्लस 2q से 8 निकालेगी, प्लस 4q से 16 निकालेगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा आप ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये सुनो, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, राइट? तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हो
तो आपको उसकी डेंसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सब्जेक्टिव है, लेकिन उनकी डेंसिटी ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसी पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, जो कि ये बोलता है कि किसी चार्ज से आप कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हो वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कितने भी निकालो, लेकिन आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी चार्जेस का कैसे निकालोगे इसके रिस्पेक्ट में। इज दैट ओके? मैम फिर जब हम लोग दो चार्ज का मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो सिमेट्रिकल बनाएंगे? सिमेट्रिकल तो होनी ही चाहिए, लाइक सिमेट्रिकल तो होती है ना। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा प्लस क्यू से 2 निकाल रहा है इस तरह से, मतलब 4 निकाल रहा है सपोज, तो उसको प्लस 2 क्यू से 8 ही निकालनी पड़ेंगी। अब वो वहां से भी 4 नहीं निकाल सकता, वरना उसने तो डेंसिटी बराबर कर दी। ठीक है, तो ये उसकी मर्जी ओके मैम, कितनी ड्रॉ करे, पर डेंसिटी का ध्यान रखे। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना रखा था इसी चीज को शो करने के लिए कि भले ही आप प्लस क्यू से खाली 2 निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर प्लस 2 क्यू से ध्यान रखना आपको 4 निकालने पड़ेंगे, और सिमेट्रिकल भी होंगी, जो शिवानी पूछ रही थी। ऐसा नहीं है कि आपने एक तो ऐसे निकाल दिया और एक ऐसे निकाल दो बैठ के, खत्म, ये डायग्राम गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा। या तो ऐसे निकालो या फिर समझ लो ना, मतलब या तो ऐसे ऐसे निकाल लो, बट सिमेट्री रहनी चाहिए। ठीक, अब इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको एक डायग्राम दे रखा है Q1 Q2 का, और आपसे पूछा जा रहा है कि Q1 बाई Q2 क्या होगा। मैम ए। मैम एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक में चार्ज की वो इमर्ज हो रही है और एक से बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है Q1 से, तो Q2 हो गया नेगेटिव वाला और Q1 हो गया पॉजिटिव वाला। तो इसमें ऑप्शन तो या सी होगा या तो डी, ए तो नहीं हो सकता। ओके, पहले हम देखते हैं Q1 पे कितना है और Q2 पे कितना है। देखो Q1 से कितने निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। Q1 से 8 लाइंस निकली, और Q2 पे कितनी जा रही है, 4 लाइंस। 4, तो इसका आंसर आया 2। अब अगर हम यहाँ पे मोड लगाते तब तो +2 आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इधर से निकल रही है, राइट, इधर टर्मिनेट हो रही है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ -Q2 आ गया। Yes, ma'am. That's why you will get -2 option C. ठीक, Yes, ma'am. चलो लेट्स तो कम मैम टू, अगर हमें दिया हो, बेटा आपको वॉइस ब्रेक कर रहा है अलीशा। तभी अलीशा आपका वॉइस ब्रेक कर गया, एक बार आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ठीक है। आई लुक एट दैट। चलो अब 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट ये बोलता है कि जो चार्जेस है ना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड उनसे बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि उनकी ना सिमेट्री एग्जिस्ट करे, समझ रहे हो, सिमेट्रिक होने चाहिए वो। जो भी लाइन दो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है चार्जेस के, उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब देखो ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाती हूँ, क्योंकि वहां मैंने फ्लो में ना थोड़ा सा आंसर भी बना रखा है। आपको एक Q1 Q2 दे रखा है, दिस इज द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और ये बस एक मिनट जाओ, इस तरीके से आपको ये फिगर दे रखी है। अब आपको ये फिगर जो दे रखी है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई हमें बता दो किसका चार्ज का, कौन से चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। Q1 ज्यादा होगा कि Q2 ज्यादा होगा, मैम जिस या फिर डिस्टेंस कम होगा।
वही वाला ज्यादा हाँ। होगा ना। ओके, तो आप मुझे बताओ, और इसमें ना चीज क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान मत देना, हम मैम सिर्फ Q1 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, जिसका जो आंसर आ रहा है वो फटाफट से चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैम एक बार फटाफट से, और आप Q1 या क्वेश्चन Q2। रिपीट कर दो, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। ओके, क्वेश्चन ये है कि जो ये आपको फिगर दिख रही है ना पिंक बॉक्स के अंदर, वो वाली हमारे पास फिगर है Q1 Q2 का, और आपसे पूछा है कि इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो या तो Q1 का ज्यादा होगा या Q2 का ज्यादा होगा। अब आप फटाफट से बता दो किसका ज्यादा है। ओके, सबने आंसर देना शुरू किया। कोमल, संध्या, भूमि, भावना, साक्षी, पलक, नहीं साक्षी तक, पलक ने पहले वाले का दे रखा है। ठीक है, तो साक्षी के अलावा बाकी सबका Q2 है, अलीशा का Q1 है, शैली का Q1 है, बाकी सबका Q2 है। गायत्री, छाया, सचिन, अंजलि, अभिनव, अंजलि आकांक्षा, राइट। चलो, ओके संध्या, ओके शानी, दीपांशु, अच्छा अंजलि, अंजलि है। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ गए। चलो एक बार हम चेक करते हैं कि होगा क्या। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब हमने 6th पॉइंट पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सिमेट्रिक होती हैं, यानी कि डायग्राम खुल के कुछ ऐसा बनेगा, है ना। जो ये लाइन ऊपर थी वैसी एक लाइन आप बना लो। तो आप देखो यहाँ Q1 के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच एंगल बीटा है। आप ध्यान से देखो तो बेटा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी कि जो चार्ज Q2 था उसने फील्ड लाइंस को पास पास ला दिया। अगर उसने फील्ड लाइंस को पास पास ला दिया तो मतलब Q2 बड़ा था ना, जब तो वही कर पाया। Q1 तो उतना पास नहीं ला पाया, बट Q2 ने कर दिया, तो इसलिए Q2 इज ग्रेटर देन Q1, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैम एक बार और रिपीट कर दो, वहां पे तो आपने जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी ना, तो दूसरी बनाई नहीं, तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट दैट लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। जो ये सेंटर है ना, जो जोड़ रही थी लाइन, डैश डैश लाइन, उसके अबाउट आपको ये चीज खुद बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन हाइड करा था, क्योंकि मैंने वो फ्लो में बना रखा है। ओके मैम, ठीक है, यस मैम, ओके। यस मैम। मैम फिर जो ये ग्राफ में मतलब कि मैम जो बड़ा वाला होगा उसमें का आएगा डायरेक्शन? बेटा मैम जैसे Q2 बड़ा था तभी तो मैम वो डिवाइड कर रहा था, तो फिर मैम वो जिसका डिवाइड नहीं कर डायरेक्शन रहा था, तभी वो ज्यादा पास ला पा रहा था। यस अब देखो एंगल छोटा था उधर, बस ये कॉन्सेप्ट मिला है। मैम जैसे एंगल छोटा था मैम, उसका एंगल Q1 का एंगल छोटा था और Q2 का बड़ा था, तो मैम वो ज्यादा पास लेके आ रहा था, तो मैम जो मतलब बड़ा होगा तो उसी को हम करेंगे चूज। वीक बोलेंगे, वीकर बोलेंगे कि ये जिसका एंगल बड़ा, मतलब वो चार्ज स्ट्रेंथ में छोटा है। ठीक है, स्मॉलर या वीकर बोल दो, कुछ भी आपका जो मन। और जिधर चार्ज का एंगल छोटा है मतलब वो बहुत बड़ा है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास ला दी। ये हो जाता है मैम कि डेंसिटी जहाँ पे जो अभी डेंस ग्राफ वाला क्वेश्चन चार्ज था भी ज्यादा होता है। पास है ना उसके Q2 के, वो इसलिए डेंस है, इसलिए उसका ज्यादा होगा। मैम फिर ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था उसमें Q2 इसका आंसर होगा। ग्राफ वाला कौन सा बेटा? मैम जो अभी वो पिंक लाइन आया था, यस मैम ये वाला। मैम जो ये वाला क्वेश्चन था चैट बॉक्स में जिसने सबने आंसर दिया था। नहीं, इस वाले केस में आप ये देखो, यहाँ पे फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ ज्यादा है। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सिर्फ 4 लाइन जा रही है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग था। यहाँ पे शायद ड्राइंग गंदी बन सकती है, पर यहाँ पे Q1 की तरफ ज्यादा पास पास होंगे, Q2 की तरफ दूर दूर होंगे। मे बी मेरी ड्राइंग गंदी है, कोशिश की होगी। देखो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है पास पास की, बट वो चला गया है थोड़ा।
ठीक है। बट मैम जैसे कि अगर हम साइन को डिनोट करें तो हमारा अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तब तो हमारा प्लस क्यू ज्यादा होगा, तो हमने इन चीजों में साइन को डिनोट नहीं, क्यों नहीं करा? नहीं, इन चीजों में साइन को डिनोट नहीं करते। साइन का काम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देना है। ठीक है, ओके ठीक है। बल्कि एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये चीज निकालो ना तब साइन को तुम ध्यान ही मत दो, बस एक बार डायग्राम बना लो, फोर्स का डायग्राम बना लो कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा होगा। ये ऐसे डायग्राम बना लो बस, उसके बाद साइन को तुम लो ही मत। जब पोटेंशियल निकालो तब साइन को रखना। ठीक है, लेट्स कम टू द सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। जो भी सरफेस ऑफ चार्ज है या कंडक्टर बॉडी है उसकी परपेंडिकुलरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती हैं। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट आएगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 8th पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई ड्रॉ करी हुई है, उसकी किसी भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जैसे कि मुझे ए पॉइंट पे चाहिए था तो मैंने क्या करा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, बी पे चाहिए था तो यहाँ ड्रॉ कर दी, सी पे चाहिए यहाँ कर दी, सी पे कर दी यहाँ कर दी। तो जो टेंजेंट है ना दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक मिनट ज्यादा ऊपर चला गया। लेट्स कम टू द 9th पॉइंट। यहाँ पे बोला है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थ्योरेटिकली बोला गया है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज नॉट पॉसिबल। द 10th पॉइंट इस, हाँ ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। क्यों, आपको कभी भी दिक्कत है पॉजिटिव चार्ज के लोग पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, देखो इसको मैंने एक डायग्राम से बनाने की कोशिश की है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। पॉजिटिव की तरफ ये रिपेल हो गई, देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया इन कंपैरिजन टू दिस, वहीं यहाँ डिस्टेंस ज्यादा था बट यहाँ डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव की तरफ रिपेल करती है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। लाइन हमारी पॉजिटिव होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, प्लेस द पॉजिटिव चार्ज, तो वो वैसे ही बिहेव करती है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होती, बस स्टार्ट दिखाना ऊपर वाले ऐसे निकलती है। हाँ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने हो तो इमेजिन कर लो, एक लाइक ट्रिक काइंड ऑफ थिंग है। लेट्स कम टू द 11th पॉइंट। ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है स्ट्रेट लाइन से और इक्वी स्पेस्ड मतलब कि यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, तब हम बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यानी कि आप उसके बीच कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, whether it's point A, B or C or whatever, any point. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। लेट्स कम टू दिस 12th पॉइंट। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है 12th वाला। ये ना ये चीज बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। अब आप सोचो, पहले तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? जिसमें चार्ज स्टेशनरी हो, चार्ज रेस्ट पे हो। यस मैम, चार्ज स्टेशनरी हो। गुड। बेटा कौन सी वाली स्लाइड दिखानी है, किसी ने बोला था? ऊपर वाली। ऊपर वाली, एक सेकेंड, लाइक 9th and 10th। ये वाली। मैम स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पे मैथ्स तो नहीं है? ना 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 ना, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, और जो मैम जो बच्चों ने बोला इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक क्या चार्ज, होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अगर आप कंडक्टर के अंदर बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा एक बात मुझे बताओ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? यस मैम। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर वहां पे चार्ज फील्ड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक फोर्स आ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फील्ड के मतलब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है ना, यस सर। QE, तो फिर चार्जेस पे अगर फोर्स है तो वो बाउंड हो जाएंगे मोशन के लिए, और जैसे ही चार्ज मूव कर गए बेटा वो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो रहा ही नहीं। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर में होगी, अगले चैप्टर में होगी, तब तक हम मानेंगे कंडक्टर के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड। यस मैम। देखो यही आपका 12th पॉइंट भी है, ठीक। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इतने सारे पॉइंट है बट बुक में 4 ही दिए हुए हैं। कोई नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद से इजाद किया, अगर मैंने खुद से इजाद किया तो बात ही अलग होती, बट ये सब चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए। ओके मैम। The 13th point was, हाँ देखो ये मैं बोल रही थी कि जो चार्ज ऑफ सरफेस बताया था ना कि चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे देखो कंडक्टर के सरफेस के भी परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कभी भी ये चीज हो ही नहीं सकती, नेवर, हमेशा यही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। लेट्स कम टू दी एरिया वेक्टर। तो शायद कुछ लोगों को अभी पता चल रहा हो, कुछ को पता हो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? यस मैम। इट इज अ, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपके पास ना एरिया 2 टाइप में आएगा, एक आएगा 2 डायमेंशन में और एक आएगा बेटा 3 डायमेंशन। 1D का तो एरिया नहीं होता। यस मैम। 2 डायमेंशन में जो एरिया है उसके 2 डायरेक्शन हो सकती है नॉर्मल की। एरिया वेक्टर एक तो वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। नहीं स्क्रीन सही चलिए, मैंने इसलिए देखा था कुछ, हाँ, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो मैं कैसे दिखाऊं, यही समझ लो, जैसे कि ये है, इसे आप मान लो फॉर टाइम बीइंग, बड़ा गंदा हो रहा है, अब इसे फॉर टाइम बीइंग मान लो कि ये 2D सरफेस है, ठीक है, इसकी थिकनेस 0 मान लो। अब अगर ये 2D सरफेस है तो इसके पास एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो एरिया वेक्टर हो सकता है, एक पीछे भी हो सकता है। देखो ऐसे मानो, इसे एक 2D सरफेस मानते हैं, तो एक तो एरिया वेक्टर ऐसे आ सकता है परपेंडिकुलरली और एक ऐसे आ सकता है, राइट? तो यहाँ एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शन होंगे, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो आपका जो मन करे, जो आपको सहूलियत दे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी हम 3D में आएंगे तब हमेशा आपको आउटवर्ड वाला ही कंसिडर करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव दिस क्यूब, इट्स अ 3D, राइट, 3D बॉडी, और जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये सरफेस है, इस पे क्या एरिया वेक्टर होगा, तो आउटवर्ड। ये सरफेस है, इस पे क्या एरिया वेक्टर होगा, आउटवर्ड। समझ रहे हो? इधर ये वाला सरफेस मान लो तो ये आउटवर्ड, नीचे वाला मान लो बॉटम वाला तो वो भी आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड आएगा और परपेंडिकुलर आएगा, ये चीज ध्यान रखोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बड़ा प्यारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छे से सुनना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through, ठीक है, the number of electric field lines passing through one thing, passing perpendicularly, to that area. क्या थ्रू अ प्लेन बोल दो या फिर जो भी आपको एरिया दे रखा है उसके परपेंडिकुलरली पास हो। अब देखो कैसे, सोचो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है,
1 2 3 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहां पे मैंने एक शीट रखी ऐसे, ठीक। देखो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है बेटा? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई ई से लिखते हो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। यस मैम। यस मैम। तो दिस डायग्राम वुड लुक लाइक दिस। ये सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें ना आप एक काम करो, आप एरिया चेंज मत करो इस शीट का। मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। ओके ओके, इट्स देयर। देखो मैंने ना शीट का एरिया चेंज नहीं किया, उतनी ही शीट रखी जितनी यहाँ थी। और अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3। 4। 1 2 3 4, हाँ पूरा है ना। ठीक है, 4 पास हो रही है। एक तरीका अब आपने देखो यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। तो मैं ये चीज लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है। अब दूसरा, ये जो पिंक वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वही रखते हैं, ठीक है। उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, उतनी दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखते हैं। बिल्कुल होशियार हो रहे हो तुम सब, पकड़ लेते हो आगे के पॉइंट्स। ये आ जाएगा यहाँ से, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, गंदा सा बन गया। अब देखो, अब कितनी लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से? 5। राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लिख देंगे। लेट्स से यहां आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ई ए। बेटा यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो भी कोई कांस्टेंट नहीं आता, ये चीज आ जाती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। नाउ द क्वेश्चन इज, एक छोटा सा मेरे पास एक लाइक चीज है कि एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज मैं ऐसे बताऊं आपको, एक मिनट, दिस इज एरिया, ठीक है। कोई शीट है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे लाई करेगा ना। यस मैम। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो किसी एंगल पर है। अब क्या हो इस केस में? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। हाँ, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शीट ऐसे रख रखी है जो कोई थीटा एंगल बना रही है। मैम का थीटा से 90 टीडीएस हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिर्फ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कंसीडर करेंगे। यस मैम। तो हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जीरो एंगल मान रही हूँ, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, राइट। यस मैम। यस मैम। तो मैं क्या करूं, ई वेक्टर को एरिया वेक्टर की टर्म में उसको कंपोनेंट निकाल लो, यानी कि ई कॉस थीटा, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हो ई कॉस थीटा इनटू ए। तो मतलब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जर्नल फॉर्मूला लिख सकते हो ई डॉट ए, ठीक है। इससे आपको ये बात भी पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अगर मैं बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ जल्दी से? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है फोर्स बाय चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एरिया इज दिस इज द एसआई। चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके ओके। अब हमारे पास एक नई चीज आई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की।
इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है कि एक ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से कंसिस्ट होता है, ठीक है, इनके बीच एक डिस्टेंस होती है और 2L. बस इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा डाइपोल। हम बुक में तो इतना भयंकर करके समझा रखा है कि पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कोई इश्यू नहीं। अभी देखो डाइपोल। अब एक बात मुझे बताओ, इसकी हाँ इन्होंने एक चीज और डिफाइन करी, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज P is equals to Q into 2L, यानी कि जो चार्ज है उनमें से किसी मतलब मैग्नीट्यूड रख लो और उनके बीच का डिस्टेंस। अब एक और चीज बताइए कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और बेटा ये जो डाइपोल मूवमेंट है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। भाई मैग्नीट्यूड तो आपने ये बता दिया, डायरेक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रिक इसकी फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डाइपोल मूवमेंट का यूनिट बता दो, तो आप बता दोगे? क्या बता दोगे? कूलम मीटर। मीटर। चलो, समझ में आ गई सब चीजें? Yes, कोई ma'am. दिक्कत? मुझे अब देखो, आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा डाइपोल में, बट मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन की चांस रही तुम्हारी। अब मेरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे कि मैंने बोला टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? हमने तो चार्जेस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे अट्रैक्शन क्यों नहीं है? ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो गया? मैम यहाँ पे अट्रैक्शन चार्जेस की वजह से हो रहा होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, तो वो अट्रैक्शन की वजह से तो इनको मिल जाना चाहिए। मैम बिकॉज उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या हुआ? हमने तो बात करी थी, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पढ़े थे ना बेसिक प्रॉपर्टीज में, कि Yes, पॉजिटिव विल रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट। यहाँ तो मैग्नीट्यूड की कोई बात ही नहीं थी। अब तो अगर दोनों तरफ चार्जेस बराबर हैं तो बराबर पास आने चाहिए इन्हें। मैम फील्ड लाइन की वजह से। तो फील्ड लाइंस तो इनकी बड़ी सिंपल सी है, एक से स्टार्ट होंगी दूसरे पे टर्मिनेट हो जाएंगी। मैम और कोई क्योंकि रीजन? में कोई डिस्टेंस है। क्या बेटा? मैम क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। हाँ, वही तो डिस्टेंस क्यों है, वही तो क्वेश्चन है। अपोजिट होते हुए भी क्यों है वो डिस्टेंस? नेगेटिव तो पॉजिटिव है। वो डाइपोल मूवमेंट की बात है। मैम अगर इनके बीच में डायरेक्शन नहीं होगा तो मैम क्या? ये डायरेक्शन शो कैसे करेंगे? नहीं, ये तो हमने क्या देखा कि भाई दो इक्वल अपोजिट चार्जेस रुक जा रहे हैं, तब हमने उस सिस्टम को नाम डाइपोल दिया है। डाइपोल तो बात की कहानी है। क्वेश्चन तो ये है कि ये रुके हुए क्यों हैं? ओके भूमि, देयर इज नो थर्ड चार्ज बचा। मैम हो सकता है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी इनके बीच टेस्ट चार्ज रहा हो, वो भी कोई इशू नहीं होगा। बेटा क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा है ना नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। बोल दो, सब बोल रहे हैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ हमें पॉइंट चार्ज नहीं है। ओके एक बार हाँ, मतलब चार्जेस सेम हो गए थोड़ा बहुत। ओके हमें पॉइंट चार्ज नहीं है। देखो उसमें स्टार्टिंग में लिखा है इफ 2 पॉइंट चार्जेस। मैंने अभी तो बोला। अब मेरी बात सुनो, देखो एक बार क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है, अपोजिट है, राइट? माइनस क्यू प्लस क्यू अपोजिट नेचर के हो गए। आपने अभी तक पढ़ा था कि अपोजिट नेचर के चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो चीज यहाँ पर भी वैलिड होनी चाहिए थी। ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों? ये 2L का फिक्स्ड डिस्टेंस है, दैट्स द क्वेश्चन। सर मैम इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे ना इतने। हाँ, कैसे आए फिर इक्विलिब्रियम में? फोर्स की वजह से। कौन सी? मैम इसमें लिखा हुआ है कि जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इसे। तो भी अट्रैक्शन तो होनी चाहिए थी, फिर तो धीरे धीरे आर कम हो जाना चाहिए था। ये तो खैर अभी तो ए पॉइंट आया ही नहीं, मतलब आर वाला पॉइंट तो भी आया ही नहीं। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे, ये तो भी डाइपोल तक का ही डिस्कशन है। मैम डिस्टेंस ज्यादा है दो पॉइंट के बीच में।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ तो 12 बोल रहा है ना, ये तो ए जो दे रखा है ना, आर जो दे रखा है बेटा, वो आर तब आएगा जब हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछेंगे आपसे, अभी तो वाली बात ही नहीं कर रहे हम। देखो इसका सिंपल सा जो आंसर है, चलो मैं बताती हूँ। मैम हो सकता है पॉइंट चार्ज बहुत दूर हो। नहीं नहीं, वो दूर नहीं है बेटा, दूर नहीं है, 12 पे ही है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। देखो डाइपोल ना किसी कंपाउंड का, किसी केमिकल का एग्जिस्ट करता है, जैसे कि HCl है, जैसे कि NaCl है। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल है। अब इनके बीच आप एक बात बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन Na पॉजिटिव है पर Cl का जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिव है ना, ये आपस में रिपेल करेंगे ना, Na का न्यूक्लियस, Cl का न्यूक्लियस, ये बहुत तगड़ा रिपल्शन देंगे। फिर अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, दोनों फोर्सेस आएंगी, जहां इक्विलिब्रियम आ गया वो पॉइंट पे ये रुक जाएंगे, नहीं फिर फर्दर ना तो दूर जाएंगे ना पास आएंगे। दैट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, मैम फिर बाकी में कैसे हो जाता है पास अट्रैक्शन? बाकियों में भी तो न्यूक्लियस पॉजिटिव ही होता है। बाकी में हम बात करते हैं डिस्क्रीट चीजों की, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ प्रैक्टिकल थिंग जो एग्जिस्ट करती है, और वो इन केमिकल्स, मतलब जो HCl NaCl है, इन तरीके से मतलब हमारे सामने होती है, राइट। बस एक छोटा सा था, और ये ना डिस्कशन आपकी NCERT में दे रखा है, तो तुम लोग NCERT पढ़ते नहीं हो, देखना NCERT में एक ब्लू कलर का बॉक्स होता है ना, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, वहां पे ये चीज लिखी हुई है। चलो अब हम फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना। 2L की जगह 2A लिख सकते हैं। हाँ, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू यू। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो जो आपने बताया था, न्यूक्लियर रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला। हाँ, एक मिनट अभी बताती हूँ। अभी एक बार ना थोड़ा सा हम फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वरना चीज रह जाएगी, ठीक है। एक बार ये वाला कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा रुक के सुन लेना उस चीज को। देखो -Q + Q, इनके बीच 12 डिस्टेंस है, ठीक, सेंटर पर है O। अब देखो यहां से कोई पर्टिकुलर पॉइंट P आगे, मतलब P पॉइंट है, लेट्स से सेंटर से X डिस्टेंस आगे, ठीक है। अब मुझे इस पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो ड्रिल बड़ी सिंपल सी है कि पॉजिटिव, और यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक, ओके, जब भी हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो जब हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल, यानी कि एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1। नेगेटिव और पॉजिटिव ये करेंगे अट्रैक्ट, बट नेगेटिव है दूर, तो ये E2 ना कम होगा, यस ऐसे ही होगा ना। अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा E1 - E2, ठीक है। E2 - E1 आना चाहिए ना? नहीं बेटा, E2 छोटा है ना, ओके मैम, है ना। अब E1 का वैल्यू, E1 हमें पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना आता है, K3/r²। अब बताओ +Q और P में कितना डिस्टेंस है? ये जो L है ये सेंटर है, बिल्कुल, इसको हम LL में ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा X - L का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 को कैसे लिख सकते हैं? X + L, वेरी गुड, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप एक काम करो, KQ कॉमन ले लो और इसको अंदर सॉल्व कर लो, तो नीचे तो आइडेंटिटी बन जाएगी इस तरह से, और ऊपर आ जाएगा X² + L² + 2XL -X² - L² + 2XL। मैम स्क्रीन स्टक है। कोई नहीं, चलो तो तुमको इतना मतलब लाइक ऊपर वाली चीज लिखी हुई है ना, हाँ कोई नहीं आ जाएगी। हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं E1 और E2 को? बेटा ऐड कैसे करोगे जब अपोजिट डायरेक्शन में? मैम ऊपर और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी ना? हाँ, यहाँ से कट जाएगा, इधर बचेगा 4XL, नीचे बचेगा X² - L² /²। अब देखो अगर हम बोल रहे हैं मैम जैसे कि हमने यहाँ पर A + B और A - B का होल स्क्वायर करा है, हम इसको ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, A - B और A + B वाला। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटीज जो बनते हैं यूज कर लो। देखो मुझे ना मैथ्स बस ज्यादा पसंद नहीं है, तो तुम्हें अगर इसका और इनोवेशन आता है तो यू कैन डू दैट, अगर वो सही है तो, ठीक है। अगर X बहुत बड़ा हो जाए L से,
तब उस केस में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। यस मैम, मैम एल स्क्वायर अपना नेगलेक्ट हो सकता है। हाँ, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे मिल जाएगा के क्यू अपॉन 4xl डिवाइडेड बाय x की पावर 4, यानी कि यहां आ जाएगा 4 के क्यू, x तो कट जाएगा और l, एक मिनट, डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2k q इंटू 2l डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। बेटा q इंटू 2l क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। आपने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इस तरह से, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ इस डायग्राम से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ना, क्योंकि E1 बड़ा है। यस मैम। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस मैम। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। यस मैम। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम एक चीज और लिख सकते हैं, हम ना इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक्सियल लगाओ और यहाँ पे 2k, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, ठीक। ओके मैम। ठीक है। अब देखो, ये तो हमने एक्सिस की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है। देखो ये नेगेटिव क्यू थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, दिस इज नेगेटिव चार्ज। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर यहां पर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज विच इज 2l डिस्टेंस अवे। इनका सेंटर, इस सेंटर से परपेंडिकुलरली जब आप ऊपर चलोगे थोड़ा सा, तो मतलब समझ रहे हो ना, इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर लाई करता है। ये रहा वो पॉइंट पी। एक बार हमने एक्सिस पे देखा था, अब हम परपेंडिकुलरली देख रहे हैं। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज x डिस्टेंस अवे, ठीक। और आपको अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, वहां पे टेस्ट चार्ज रख देना है। पॉजिटिव रखोगे तो ये करेगा अट्रैक्ट, दिस इज E1, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा ये करेंगे रिपेल, एंड दिस वुड बी E2। यस और नो? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्राइंगल पूरा कर लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। बेटा इस डिस्टेंस को आप R बोल दीजिए, ठीक है, इसको भी R बोल दीजिए, बराबर बात है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यस मैम। यस मैम। क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। यस मैम। एक बात मुझे बताओ, ये जो एंगल है, ये किसी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना। मैम थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, sin थीटा बोल सकते हैं। 2 थीटा। अब ना एक काम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम गंदा ना हो, इस वेक्टर को उठा के थोड़ा अलग बना देते हैं। ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2, और इनके बीच है 2 थीटा एंगल, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए XY कोऑर्डिनेट रख देती हूँ, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसके अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करने बैठ जाएं, तो यहाँ हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली इधर चला जाएगा E2 sin थीटा, और इधर आ जाएगा cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। चलो अब एक बात मुझे बताओ, E1 क्या होगा? E1 होगा k क्यू बाय r स्क्वायर, और यही E2 भी होगा। यस मैम। मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में मत रखो चार्ज, बस डायरेक्शन चाहिए थी, वो निकाल ली चार्ज की। जब E1 और E2 दोनों सेम है, तो ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैंसिल आउट, बिल्कुल। और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा बेटा 2E cos थीटा, 2E cos थीटा प्लस हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम E का वैल्यू पुट कर देते हैं, k क्यू बाय r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से पुट कर देते हैं। cos थीटा क्या आ जाएगा? b बाय h,
x अपॉन b बाय h, स्मॉल नहीं r नहीं l अपॉन x आएगा ना, l अपॉन r, L upon R. L by l R. अपॉन r, l अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2kql अपॉन r क्यूब। बेटा आप एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से हम r को x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 तो पहले था। यस मैम, चलो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आती है ना? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम, देखो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हम r को लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, एक बार स्क्रीन को आ जाने दो। बस, तो अब हम ई इक्वेटोरियल पॉइंट को थोड़ा सा, बस जैसे हमने पहले करा था ना कि q इंटू 2l एक साथ लिख लिया था, वैसे ही कर देते हैं। q इंटू 2l क्या होता है? Dipole moment. डाइपोल P। वेरी गुड। अब बस एक बार इसको डायरेक्शन और देख लेते हैं, क्या सेम ही है या कुछ अलग चीज आ रही है इस बारी। तो एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं जो हमें दिख जाए, थोड़ा रेड ले लेते हैं। एक बात बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है ना, ई नेट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, और ma'am. अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, Yes, ma'am. तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो हम लिखेंगे, एक सेकेंड, अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नहीं उसी नहीं के along- हाँ, इस केस में बिल्कुल थीटा इज 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हो ई इक्वेटोरियल का वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के पी का वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, बस एक ही लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता देना। अब बात करते हैं एट एनी जर्नल पॉइंट। अभी तो मैंने आपको फिक्स करके बताया कि एक्सिस पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे। व्हाट इफ मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई देखो ये रहा नेगेटिव क्यू चार्ज तुम्हारा, और ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये दोनों 12 डिस्टेंस अपार्ट हैं। अब इससे ना कोई पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल और सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे है, यहां कोई पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके लिए ई एक्सियल क्या होगा और इसके लिए ई इक्वेटोरियल क्या होगा। मैम जो ये होगा उसकी जगह साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे खुद से अज्यूम नहीं करेंगे ना, एक लॉजिक देंगे। देखो लॉजिक कैसे जैसे देंगे, अगर ये एक्स है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड पे जा रही है, तो हम यहाँ पे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं कि एक्स हाँ। वाले साइड पे लॉन्ग कॉस देखो, थीटा ऐसे जाएगा और करेंगे। फिर इधर साइन थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइपोल मोमेंट को हम रिजॉल्व करेंगे। ये है ना डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। हम क्या करेंगे बेटा, जिस भी, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ फॉर लाइफ टाइम फिजिक्स में। अगर आपको कहीं कंपोनेंट ब्रेक करने हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस वेक्टर के करने, सपोज मुझे यहाँ पे पी का करना है एक्स इस वाली डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर करना होगा। हमें मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रही थी वैसे, नहीं देखो स्क्रीन स्टक नहीं है, मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रही थी, मेरी बात सुनो। अच्छा, अगर मुझे कभी भी कोई वेक्टर रिजॉल्व करना है किन्हीं दो डायरेक्शन में विच आर नॉट एक्स एंड वाई एक्सिस नेचुरली, तो मैं क्या करूंगी, जिस भी डायरेक्शन में करना है उसके अलोंग जाके ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख दूंगी। मैं ऐसे रख दूंगी कि भाई ये रही एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट्स ब्रेक करने की बस एक ही शर्त होती है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, दैट्स इट। आप कहीं भी कर सकते हो। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो P है ये अब थीटा की तरफ कितना ब्रेक होगा इस डायरेक्शन में, P cos थीटा। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ कितना आएगा, P sin theta. P sin थीटा। P sin थीटा। मैम स्क्रीन स्टक हो गई है। कोई नहीं मैम ये फिजिक्स की क्लास में क्यों होता है स्क्रीन स्टक? I would ask someone why. कुछ ज्यादा ही होती है। अब देखो अगर हम ई एक्सिस की बात करें तो ई एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, के पी बाय एक्स क्यूब, यही निकाला था अभी हमने।
2kp Yes, बाई ma'am. एक्स क्यू। अब आप इस p की जगह क्या रखो, cos थीटा रख दो, तो ये आ जाएगा 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। खत्म, आ गया जर्नल पॉइंट का। अब मैं आपसे पूछूं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, तो आप एक काम करो, p की जगह साइन थीटा रख दो, सारी चीजें वही रहने दो। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गई आपको जर्नल पॉइंट याद करने की। अब आप चाहो तो अपने बाकी केसेस इससे मैच करा सकते हो। अगर मैं केस 1 की बात करूं, जब हमने एक्सिस की बात करी थी, एक्सियल पॉइंट की, तब बेटा एक बात बताओ, पॉइंट P और सेंटर वाले पे डायपोल मोमेंट में कितना एंगल था? थीटा था 0 डिग्री, है ना। जब थीटा 0 डिग्री था तो आप इस जगह पुट करके देखो, ई एक्सिस कितना हो जाएगा, ई एक्सियल cos थीटा cos 0 1, देखो आ गया ना 2kp बाई एक्स क्यू। और उस टाइम इक्वेटोरियल हमारा 0 आया था, तो देखो यहाँ पे आप साइन 0 रखोगे 0 आ जाएगा। पहला केस फाइनल। अगर आप केस सेकंड देखो, तो केस सेकंड में हमने बात करी थी इक्वेटोरियल पॉइंट की या बाइसेक्टर वाले पॉइंट की, राइट। ठीक है, जिसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल रहे थे। वहां पर पॉइंट P और डाइपोल मोमेंट में थीटा था 90 डिग्री, है ना। तो आप देखो, आप ई एक्सिस में 90 डिग्री के देखो, cos 90 क्या होता है 0, और ई इक्वेटोरियल में रख के देखो तो sin 90 1, यानी कि kp बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखा, ये जो जर्नल डिस्कशन था, इसमें हमने जब वो केसेस रखे, स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे, तो वही रिजल्ट आ गया, यानी कि ये चीज सही है। ठीक, ये केसेस चेक करने के लिए होते हैं क्या बेटा? नहीं, ये केसेस ना यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जनरली कुछ जगह तो डिस्कशन होता ही नहीं किसी और चीज का। ठीक है, आपको शायद बताया ही ना जाए बाकी सारी डायग्राम्स ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जर्नल केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब वो उसे पता है कि पूरी दुनिया पढ़ के बैठी है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसलिए वो देगा नहीं वो आसानी से, वो आपको फंसाएगा 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो आप फंसोगे नहीं अगर आपको जर्नल केस आता है तो। बस एक ही बात है। जनरल केस देखो, अब तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है अब तुम पूछ लो, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म हो गया, कल हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। तो अगर तुम्हें जर्नल केस पूछना है तो जर्नल केस ये बोल रहा है कि मैंने ना, जैसे एक्सियल वाले में मैंने पॉइंट फिक्स कर रखा था कि मुझे बस लाइन के अलोंग ही चाहिए, इक्वेटोरियल में लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, बट अगर मैं बोल दूं कि किसी एंगल थीटा पर है तब क्या हो, तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे। और ये मैं आपको पूरी लाइफ के लिए बता रही हूँ, कभी भी फिजिक्स में अगर आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं तो जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कुछ मान लो, उसके परपेंडिकुलर आपको चीजें मिल जाएंगी। जिधर की साइड थीटा है उधर की साइड कॉस कंपोनेंट जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, मुझे पी वाली जो लाइन थी उसके अलोंग चाहिए था ना डाइपोल मोमेंट, तो मैंने उसकी तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान ली। ठीक है, उठा के खुद रख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उधर। यस मैम। तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो थीटा है तो उधर आ जाएगा पी कॉस थीटा, उसकी परपेंडिकुलर चला जाएगा पी साइन थीटा, राइट। ओके मैम। ठीक है बेटा, ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना डाइपोल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये टॉपिक है आपके सिलेबस का, टेस्ट का। ठीक है, जो संडे को होना है, हमने आज ही थर्सडे में कंप्लीट करा दिया है, तो आपके पास अच्छा टाइम है, उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस करना। ठीक है, चीजें कर लेना अच्छे से। बाकी कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, कल का लेक्चर भी हम डाइपोल पे ही लेंगे, तो दैट वुड बी गुड। डाइपोल में यही है एक्सियल